ये सोशियोलॉजी पेपर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, भारत में शिक्षा से संबंधित असमानताएं। तो उसके अंतर्गत हमने 6 आधार देखे थे, जिनके आधार पर हमने देखा था असमानताएं भारत में विद्यमान हैं। पहला जो आधार था वो था पुरुष बनाम महिलाएं, दूसरा था उच्च वर्ग बनाम निम्न वर्ग, तीसरा था शहरी बनाम ग्रामीण, चौथा था उच्च जातियां बनाम निम्न जातियां, पांचवा विकसित राज्य बनाम पिछड़े राज्य, छठा उदार धर्म बनाम रूढ़िवादी धर्म। जो हमें आज देखना है यह है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में, अर्थात एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। जैसे टॉपिक का ही नाम है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में, मतलब शिक्षा की वजह से कुछ सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन तो या तो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार ये परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है कि कोई भी वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति से तुलना करें और उसमें अगर कुछ बदलाव होता है, उसी बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात वर्तमान की तुलना में किसी प्रकार का बदलाव परिवर्तन कहलाता है। लेकिन अगर यही बदलाव या ये परिवर्तन अगर समाज की संरचना में हो एवं उस सोच में उत्पन्न हो जो समाज की व्यवस्थाओं से उत्पन्न हो, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। शिक्षा को सकारात्मक परिवर्तन के कारक के रूप में देखा जा सकता है। समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो गया है, उसके पीछे एक कारक है शिक्षा, उसके फॉर्म में देखा जा सकता है। कैसे शिक्षा सकारात्मक परिवर्तन करती है समाज में? पहला तो हो गया शिक्षा विचारधाराओं को जन्म देती है। शिक्षा विचारधाराओं को जन्म देती है। यह विचारधाराएं न सिर्फ भविष्य का एक चित्रण प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। शिक्षा से जागरूकता आती है और ये हमें हमारे अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में बोध कराती है। सही गलत की पहचान कराती है शिक्षा। अतः शिक्षा तार्किकता को जन्म देती है। शिक्षा से समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय जैसे आधुनिक विचारों को जन्म देती है। ये जो आधुनिक विचार हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता अर्थात लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से उत्पन्न है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में न्याय की बात नहीं की गई थी, जैसा आपको पता होगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्याय की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में किस टाइप के जस्टिस की बात की गई है? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई हमारे प्रीएम्बल में। तो शिक्षा तार्किकता को जन्म देती है और शिक्षा ही क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जैसे आधुनिक विचारों को जन्म देती है। और अगर कोई शिक्षा अगर कौशल युक्त शिक्षा है तो रोजगार को भी रोजगार योग्य बनाती है, रोजगारों का जन्म करती है, रोजगार योग्य बनाती है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को जन्म देती है। तो इतने टॉपिक आप लिख सकते हैं। शिक्षा से क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं समाज में? पहला तो है जागरूकता। पहला है शिक्षा से विचारधाराओं को जन्म मिलता है और ये विचारधाराएं भविष्य का चित्रण प्रस्तुत करती हैं और भविष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। शिक्षा से जागरूकता को जन्म देती हैं। शिक्षा से जागरूकता आती है, मेन पॉइंट ये हो गया, शिक्षा से जागरूकता आती है और ये हमारे अधिकारों कर्तव्यों का बोध कराती है। दूसरा पॉइंट हो गया अधिकारों कर्तव्यों का बोध कराती है। सही गलत की पहचान कराती है, तीसरा। और शिक्षा तार्किकता को जन्म देती है। तार्किकता मतलब रेशनैलिटी, क्या सही है क्या गलत है, उसी को रेशनल वे में हम लोग सोचने लगते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। शिक्षा से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे आधुनिक विचारों को बल मिलता है। और कोई शिक्षा अगर कौशल युक्त है तो रोजगार सृजन में रोजगार योग्य बनाती है हमें। और शिक्षा से ही सामाजिक गतिशीलता मिलती है। शिक्षा के माध्यम से
यह सकारात्मक परिवर्तन तभी संभव है, शिक्षा के कारण सकारात्मक परिवर्तन होता है समाज में, लेकिन यह परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन जो है वो तभी संभव है जब इसकी विषय वस्तु आधुनिक हो और समावेशी हो। समावेशी मतलब इंक्लूसिव, मतलब कि समावेशी मतलब कि सभी चीज़ों को लेके चले, समावेशी। एवं वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था ही वैज्ञानिक परिवर्तन का आधार हो सकती है। शिक्षा तो अगर आप हमारे जो पुराने टाइम की बात करेंगे, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस टाइम पे भी शिक्षा व्यवस्था होती थी, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उससे भिन्न है। अगर आप पुरानी शिक्षा व्यवस्था पे ही चलते रहेंगे तो फिर जो वैज्ञानिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए तो समाज में गतिशीलता नहीं रहेगी, गतिशील रहेगा ही नहीं। एक रूढ़िवादी धार्मिक शिक्षा व्यवस्था समाज में पुनः परिवर्तनवाद को जन्म देती है। परिवर्तनवाद अर्थात चेंज। यदि शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध न हो तब ऐसे में शिक्षा से उत्पन्न परिवर्तन समावेशी नहीं होगा। अगर शिक्षा से समाज में परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन सभी को उपलब्ध होना चाहिए, सभी वर्गों को उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो शिक्षा से उत्पन्न परिवर्तन सभी को नहीं मिल रहा है तो समावेशी शिक्षा नहीं है ये, या फिर बोलिए परिवर्तन जो होगा वो समावेशी परिवर्तन नहीं है। भारत में भी जो शिक्षा व्यवस्था रही है प्रारंभ से व्यापक तो रही है, परंतु इसकी विषय वस्तु धार्मिक रही है। कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। साथ ही आज़ादी के उपरांत भी शिक्षा से संबंधित असमानताएं विभिन्न स्तर पर देखे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा सापेक्ष वंचन के भाव को जन्म देती है। शिक्षा में समानता है तो उसमें सापेक्ष वंचन के भाव को जन्म देती है। सब कल देखा था हम लोगों ने। और सोशियोलॉजी में पता है आपको, विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने शिक्षा के संदर्भ में भी अलग अलग विचार प्रतिपादित किए हैं। एक तो प्रकारवादी जो समाजशास्त्री हैं वो समाज में शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं, और जो मार्क्सवादी हैं, मार्क्स हो गए, तो ये संघर्षवादी समाजशास्त्री शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव को समझाने के प्रयास करते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव समाज को आधार एवं अधिरचना दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब आप मार्क्स के थ्योरी पढ़ेंगे थिंकर्स पेपर 1 में, तो आप उसमें देखेंगे कि वो बताते हैं कि जो मानव समाज है, सोसाइटी को आधार एवं अधिरचना दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि समाज का आधार आर्थिक क्रियाओं का होता है। तो आधार पे आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उनका यह मानना था कि चूँकि आर्थिक क्रियाएं समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वह समाज का मुख्य आधार बन जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं से भिन्न अन्य सभी व्यवस्थाएं अधिरचना का हिस्सा होती हैं। अर्थात जो आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, वो समाज का मुख्य आधार होती हैं। उसके बाद फिर जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो उसका अधिरचना का भाग होती हैं। तो शिक्षा जो है वो भी अधिरचना का हिस्सा है। अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षा किसका, मार्क्स के अनुसार शिक्षा किसका भाग है, अधिरचना का है या फिर आधार, तो वो अधिरचना का हिस्सा है शिक्षा। मार्क्स का यह मानना था कि समाज का आर्थिक आधार अधिरचना को प्रभावित करता है। और थ्योरी आप इनकी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने क्या बोला था कि जो आधार होता है ना, जो कि आर्थिक आधार माना इन्होंने, तो वो जो अधिरचना है उसको प्रभावित करता है। समाज की शिक्षा व्यवस्था भी समाज की आर्थिक आवश्यकता से संबंधित होती है। पूंजीवादी समाज में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण पूंजीवादी वर्ग का होता है। अगर कोई समाज पूंजीवादी है तो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होगा, और वर्ग शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है, जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी मतलब एक आधार, मतलब कि इकोनॉमिक बेसिस हो गया, तो नीचे आधार का पार्ट हो गया पूंजीवादी, और शिक्षा हमारी अधिरचना का पार्ट है। तो पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग जो है, जिनके पास पैसा है, वो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है। अतः शिक्षा समाज के पूंजीपति वर्ग के हाथ में एक उपकरण का कार्य करती है।
इसके माध्यम से समाज का पूंजीपति वर्ग पूंजीवादी विचार का प्रचार प्रसार करता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में पूंजीपति जो वर्ग है पूंजीवादी विचार का प्रचार प्रसार करता है एवं पूरे समाज पर पूरा वर्चस्व कायम करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था एक झूठी चेतना को जन्म देती है एवं समाज के शोषित वर्ग को यह मानने पर विवश करती है कि उपस्थित व्यवस्थाएं न्यायोचित हैं। अगर आप इसका पीडीएफ मांगते हैं तो मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो देख लेते हैं आज हमने क्या देखा। आज हमने देखा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के रूप में कैसे एक कारक के रूप में काम करती है, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज।